हेलो एवरीवन, मैं वैभव सिंह आप सबका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र यूट्यूब चैनल पे। आशा है आप सब लोग ठीक होंगे, अपनी तबीयत का ख्याल रख रहे होंगे। और क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं तो उसके लिए अपनी तबीयत का ख्याल रखिए ताकि अच्छे से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर पाएं। और जिसके एसएससी जीडी के एग्जाम चल रहे हैं उन सबको बेस्ट ऑफ लक, और जिसके एग्जाम हो गए उन सबको उनके रिजल्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक। और आप सबको रिपब्लिक डे की बहुत बहुत बधाइयाँ। हमारा देश अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है आज के दिन, तो आप सबको बहुत बहुत बधाई उसकी। चलिए लेक्चर शुरू करते हैं, अपनी क्लास शुरू करते हैं। ये जो हमारी मॉर्निंग की क्लास होती है सुबह 8 बजे की, इसमें हम करंट अपडेट्स को डिस्कस करते हैं। जो हमारी जो क्लास है करंट अपडेट्स की, हमने इनको दो हिस्सों में बांटा हुआ है। एक है मॉर्निंग 8 बजे की, एक है इवनिंग 8 बजे की। इसमें कैसे हम ना दोनों टाइम पे जो है करंट अपडेट्स को कवर करते हैं इसमें, ताकि हमने इसको दो हिस्सों में इसलिए बांटा है ताकि आपको जो है हम एक साथ, मान लीजिए बहुत लंबी वीडियो ना हो जाए अगर हम एक साथ लेने लगे सारा पूरे दिन का, और आपको 24 घंटे तक का वेट भी ना करना पड़े, और बहुत सारी न्यूज एकदम से आपके पास भी ना आए, धीरे धीरे आए ताकि आप अच्छे से उसको समझ सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये वीडियो होगी हम इसमें डिस्कस करेंगे मॉर्निंग करंट अपडेट्स ऑफ 26 जनवरी 2023, 26 जनवरी 2023 के मॉर्निंग के करंट अपडेट्स की बात करेंगे हम यहाँ पे। तो देखते हैं, चलिए पहली न्यूज क्या है। पहली न्यूज है इंडियन नेवीज ट्रोपैक्स 2023 मैरीटाइम एक्सरसाइज हेल्ड इन इंडियन ओशियन। तो इंडियन नेवी की ये जो एक्सरसाइज है इसका नाम क्या है, ट्रोपैक्स। ये एक्सरसाइज जो है होने जा रही है 2023 वाली, मतलब इस साल वाली। कहाँ होने जा रही है? ये होने जा रही है आपकी इंडियन ओशन में। इंडियन ओशन तो आप सभी जानते होंगे, हमारे नीचे जो ओशन है उसको इंडियन ओशन बोलते हैं। यहाँ पे श्रीलंका भी आता है, ये पूरा ये इंडियन ओशन है। तो यहाँ पे ये जो ट्रोपैक्स एक्सरसाइज है होने वाली है, और किसकी एक्सरसाइज है? ये इंडियन नेवी की एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज समझते हो ना आप? ये अभ्यास होते हैं जो सैन्य अभ्यास करती हैं अलग अलग, जो हमारी जितनी भी वो है हमारी, ये जो हमारी आर्म फोर्स है ये अभ्यास करती है ना, सैन्य अभ्यास, उनको एक्सरसाइज बोला जाता है। ये वाली एक्सरसाइज होने वाली है। तो कौन सी हो रही है? हमारा ट्रोपैक्स। तो ये ट्रोपैक्स एक्सरसाइज है, ये होने वाली है। सबसे पहले हमको ये जानना है ट्रोपैक्स क्या है, ट्रोपैक्स की फुल फॉर्म जाननी है हमको। सबसे पहले क्या है? थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज। क्या है? टी फॉर थिएटर लेवल, उसके बाद है ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज। ठीक है, ऑपरेशन रेडीनेस एक्सरसाइज, समझ रहे हो? थिएटर लेवल ऑपरेशनल हाँ, तो क्या डिस्कस कर रहे थे? ये ट्रोपैक्स जो एक्सरसाइज है इसकी फुल फॉर्म डिस्कस कर रहे थे। ये फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज। क्या है? थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज की फुल फॉर्म है। तो ये एक्सरसाइज जो है इंडियन नेवी के द्वारा की जाती है। ये एक्सरसाइज जो है हमारे देश के सबसे बड़े वॉर गेम्स बोले जाते हैं। वॉर गेम्स मतलब जो उसमें अभ्यास होता है, लड़ाई की तैयारियां होती हैं, इसलिए उनको वॉर गेम्स बोलते हैं। इसमें जो अलग अलग हमारे जो भी उपकरण है, जो भी हमारे एयरक्राफ्ट है नए, या फिर हमारे इंडियन नेवी के कोई शिप्स हैं, फ्रिगेट्स हैं, डिस्ट्रॉयर शिप्स हैं, सबमरीन्स हैं, इन सब का जो है इन सब का जो है इस्तेमाल होता है। इन सबको दिखाया जाता है कैसे चलेगा कैसे नहीं चलेगा। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में इसको सबसे बड़ा वॉर गेम क्यों बोलते हैं? इसको सबसे बड़ा वॉर गेम इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें इंडियन नेवी तो होती है, इसके साथ साथ हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है और हमारी जो इंडियन आर्मी है, ये तीनों मिलकर यहाँ पे इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करती हैं। ट्रोपैक्स 2023 को, इस एक्सरसाइज को तीनों मिलकर इसमें परफॉर्म करती हैं। इस वजह से इसको हमारे यहाँ का सबसे बड़ा वॉर गेम्स बोला जाता है। ठीक है, अब इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा देखिए, अभ्यास करने से फायदा यही होता है, जब रियल टाइम में हमको इसकी जरूरत पड़ेगी, जब कोई वॉर वगैरह होगी या कुछ होगा ऐसा, तो उस टाइम में हम उनको अच्छे से जो है कर पाएंगे, क्योंकि हमने प्रैक्टिस की होगी। एक्सरसाइज का मतलब प्रैक्टिस करना ही हुआ ना, यहाँ पे अब अभ्यास कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो अभ्यास कर रहे हैं तो मतलब हम चलाना सीख रहे हैं, हमारे सोल्जर जो है उसको चलाना सीख रहे हैं। जैसे कोई नया उपकरण हमने लिया, कोई नई सबमरीन ली है, कोई नया एयरक्राफ्ट लिया है, या फिर कोई फ्रिगेट नहीं ली है ऐसी, या कोई शिप ली है कोई नई, तो हमारे जो जितने भी सोल्जर्स हैं उनको चलाना सीख रहे हैं, उनको देख रहे हैं कि कैसे कैसे चलती है। फिर ये अलग अलग सिचुएशन में इनको डाला जाता है एक्सरसाइज के दौरान कि ऐसी सिचुएशन होगी तो आप क्या करोगे, ऐसी सिचुएशन होगी तो आप क्या करोगे। फिर दूसरा क्या फायदा है इससे? दूसरा फायदा इससे ये है कि
ये जो तीनों हमारी आर्म फोर्स है, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी, ये तीनों जो है एक दूसरे के साथ ऑपरेशन ऐसे भी होंगे बहुत सारे जिसमें इनको एक दूसरे के साथ काम करना होगा। तो ऐसे जो ऑपरेशन होंगे उनमें कितनी अच्छी तरह से काम कर पाएंगे, एक दूसरे के साथ कितनी तैयार है काम करने के लिए, एक दूसरे के साथ इनकी कॉपरेशन कैसी है ये भी देखी जाएगी इस एक्सरसाइज में। तो इस एक्सरसाइज में ये सब देखा जाता है, इसीलिए इस एक्सरसाइज को परफॉर्म किया जाता है क्योंकि हमारी तीनों फोर्सेज जो है वो एक साथ मिलकर इसको करती हैं। ठीक है, फिर इसमें इंडियन नेवी के लिए क्यों लिखा हुआ है मैंने कि इंडियन नेवी इस एक्सरसाइज को, कि इंडियन नेवी की एक्सरसाइज है ये इसलिए किया हुआ है क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है ये ओशंस में होती है। आपकी ओशन मतलब समुद्र वगैरह में होती है, जैसे ये इंडियन ओशन में यहाँ पे हो रही है। ठीक है, इंडियन ओशन में हो रही है। अब इंडियन ओशन में, ओशन जो होते हैं हमारे, उसमें इंडियन नेवी का तो कोई काम नहीं है, उसका काम तो जमीन पर लड़ने का है, और ना इंडियन एयरफोर्स का कोई काम है, उसका एरोप्लेन जो हवा में उड़ने का है, इसका काम हवा में लड़ने का है। लेकिन ये जो एक्सरसाइज है पानी की, या तो पानी के अंदर होती है, मतलब कि पानी के अंदर से मेरा मतलब है समुद्र के ऊपर जो होती है, ठीक है, या फिर जो बिल्कुल किनारे होते हैं, जो बंदरगाह होते हैं, उनके ऊपर होती है। ठीक है, तो इस वजह से इस एक्सरसाइज को बोला जाता है कि ये इंडियन नेवी की एक्सरसाइज है, क्योंकि ये या तो समुद्र में अंदर होती है या फिर तट पे होती है। ऐसे नहीं होती कि जैसे कोई आपका इंडियन आर्मी का मिलिट्री बेस होता या तो फिर कोई इंडियन एयरफोर्स का मिलिट्री बेस होता, ऐसे नहीं होती है। ठीक है, इस वजह से इसको इंडियन नेवी जो इसका वेन्यू होता है वो इंडियन नेवी डिसाइड करती है। इंडियन नेवी के द्वारा स्टार्ट की गई एक्सरसाइज है। ये आपकी 2019 में शुरू हुई थी, पहली बार जो हुई थी 2019 में हुई थी। ठीक है, तो इस वजह से इसको इंडियन नेवी की एक्सरसाइज बोलते हैं। और इस एक्सरसाइज को मतलब इस एक्सरसाइज में होता क्या है, इसको हमारे यहाँ का सबसे बड़ा वॉर गेम बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारी तीनों जो फोर्सेज हैं, तीनों फोर्सेज, एक चीज रह गई इसमें, तीनों फोर्सेज तो हो ही गई आपकी, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, और जो हमारे कोस्ट गार्ड सर्विस होती है ना, जो कोस्ट गार्ड सर्विस होती है, जो हमारी मैरिटाइम बॉर्डर्स का ख्याल रखती है, जो आपकी कोस्ट गार्ड सर्विस होती है, वो भी इसमें इंक्लूडेड होती है। ठीक है, इसमें तीनों नहीं, चारों इंक्लूड होती है। क्या क्या? इंडियन नेवी प्लस इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड, ये चारों मिलकर इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं। मैंने पहले कोस्ट गार्ड नहीं बोला था, ये चारों मिलकर इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं। ये क्यों की जाती है, इन चारों को मिला के क्यों की जाती है एक्सरसाइज, ये इसलिए की जाती है ताकि ये एक दूसरे के साथ अपनी कॉपरेशन को चेक कर सके, एक दूसरे के साथ कैसे काम करते हैं वो देख सके, या फिर जैसे इनके जो है आपकी जो मशीनरीज होती हैं, जो भी आपके वो होते हैं हथियार होते हैं, ये भी अलग अलग होते हैं इनके। ठीक है, इंडियन नेवी जो है उसको कोई टैंक वगैरह की जरूरत है नहीं, लेकिन इंडियन आर्मी को होती है। इंडियन जो आर्मी है उसको कोई शिप वगैरह की जरूरत है नहीं, लेकिन इंडियन नेवी को होती है। इसी तरह इंडियन आर्मी जो है वो जो है एरोप्लेन वगैरह तो उड़ाती नहीं है, वो इंडियन एयरफोर्स उड़ाती है। हालांकि इंडियन नेवी भी उड़ाती है, लेकिन इंडियन नेवी जो है उसके वो वाले जो वेरिएंट्स होते हैं, जो पानी वाले वेरिएंट्स होते हैं, उन्हीं को उड़ाती है। लेकिन जो सबसे ज्यादा मेन काम वो वाला है आपका एयरक्राफ्ट वाला है, वो किसका है? वो मेन काम आपका एयरफोर्स का है। ठीक है, और कोस्ट गार्ड का काम क्या है? कोस्ट गार्ड का काम है जो हमारी बॉर्डर है उनको सिक्योर करना, जो हमारी ये वाली मेरीटाइम बॉर्डर से इन पे नजर रखना, ऐसे। ठीक है, ये ऐसे होती है, मैं बताता हूं आपको कोस्ट गार्ड कैसे होती है। जैसे हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज होती है ना, जैसे बीएसएफ है या एसएसबी है या आईटीबीपी है। ठीक है, ये क्या करती है? ये हमारे बॉर्डर्स को कवर करती हैं, मतलब बॉर्डर्स को देखती हैं। जैसे बीएसएफ है, बीएसएफ जो हमारा पाकिस्तान बॉर्डर और आपका बांग्लादेश बॉर्डर जो है उसको देखती है, लेकिन वो लड़ती थोड़ी है। वहां पे लड़ता कौन है? जैसे मान लीजिए कल को युद्ध हो गया, वहां पे लड़ेगा कौन? वहां पे लड़ेगी जाके आपकी एयरफोर्स नहीं, सॉरी, आपकी इंडियन आर्मी लड़ेगी। ठीक है, उसी तरह आईटीबीपी, आपकी एसएसबी जो वहां पे कर रही होती है, पूरी तहकीकात देखती हैं, पूरी मॉनिटरिंग करती हैं, लेकिन लड़ती वहां पे इंडियन आर्मी है। उसी तरह जो कोस्ट गार्ड होती है, ये पूरी जो है पूरे समुद्र में जो भी हमारी मैरीटाइम बाउंड्री है सबके ऊपर नजर रखती है, लेकिन जो काम लड़ने का है वो किसका है? इंडियन नेवी का है। ठीक है, तो ये चारों जो है एक साथ मिलके ये पूरी एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इसलिए इसको इंडियन नेवी की एक्सरसाइज क्यों बोला गया? एक तो मैंने आपको बताया क्योंकि समुद्र वगैरह में होती है, या फिर समुद्र के तट पे जो आपके बंदरगाह होते हैं उन पे होती है। दूसरा देखिए, समुद्र की इसमें दो वो भी तो वो हो रही है, दो जो फोर्सेज है समुद्र की, कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी जो है, ये भी साथ में मिलकर कर रही है मेन काम। तो इसमें ज्यादा फोकस किस चीज के ऊपर है? पानी वाले एरिया के ऊपर है, समुद्र के ऊपर है, इसलिए इंडियन नेवी की एक्सरसाइज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, और हो कर रही है इंडियन ओशन में हो रही है 2023 की। चलिए आगे देखते हैं, पहली एक्सरसाइज हुई थी 2019 में। नेक्स्ट न्यूज क्या है? नेक्स्ट न्यूज है आपका टाटा ट्रस्ट नेम सिद्धार्थ शर्मा एस सीईओ। तो जो आपके ये टाटा ट्रस्ट है, इसने सिद्धार्थ शर्मा जी को अपने यहाँ का सीईओ चुन लिया है। सीईओ समझते हैं ना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर।
सीईओ की फुल फॉर्म होती है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो किसको चुन लिया इन्होंने? सिद्धार्थ शर्मा जी को। इन्होंने अभी अभी क्या किया है, टाटा ट्रस्ट ने दो दो वो अपने ऑफिसर्स को चुना है, मतलब जो दो मेन ऑफिसर्स होते हैं इन्होंने चुना है। किस किस को चुना है? एक तो आपके ये हो गए सिद्धार्थ शर्मा जी जिनको सीईओ चुना है, और एक है आपकी सिद्धार्थ शर्मा जी तो सीईओ हो गए, एक इन्होंने एक और पोस्ट चुनी है जिसको ये बोलते हैं सीओओ। सीओओ मतलब चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। क्या? सीओओ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर किसको चुना गया है? ये चुना गया है अपर्णा उपलरी को। किसको? अपर्णा उपलरी को। ठीक है, किसको चुना गया है? अपर्णा उपलरी को चुना गया है। ये जो आपके सिद्धार्थ शर्मा इनको क्या चुना गया? सीईओ। और जो अपर्णा उपलरी इनको क्या चुना गया? सीओओ। सीओओ मतलब चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर। ठीक है, और सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये किसने चुना है? टाटा ट्रस्ट ने चुना है। अब टाटा ट्रस्ट क्या कौन सी कंपनी है? ठीक है, टाटा सन्स तो आपने सुना ही होगा, जो टाटा की मेन कंपनी है ना, उसी के फिर अलग अलग वेरिएंट है। उसी तरह टाटा ट्रस्ट जो है ये भी उसी का एक वेरिएंट है, लेकिन ये जो है सबसे ज्यादा शेयर एंजॉय करता है। किसके? जो सबसे ज्यादा शेयर हैं टाटा सन्स के, वो किसके पास है? वो टाटा ट्रस्ट के पास है। और ये सबसे पुरानी कंपनी है जो इंडिया की जो एक चैरिटेबल उसके लिए काम करती है। ठीक है, एक ट्रस्ट है, इसका मतलब चैरिटी भी ये करती है, तो इंडिया की सबसे पुरानी चैरिटेबल एक कंपनी है। ठीक है, क्या नाम है इसका? टाटा ट्रस्ट। इसी ने अपने सीईओ सिद्धार्थ शर्मा जी को चुना गया है। और सीओओ मतलब चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, वो किसको चुना गया है? वो आपका चुना गया है अपर्णा उपलरी को। ठीक है, अब मैं बताऊं इसको, इस बात के ऊपर आपको मैं इतना फोकस क्यों दे रहा हूं, ये सीईओ चुना गया है इनका। सीईओ मतलब चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, क्योंकि ऐसी नाम की कोई पोस्ट नहीं होती है। सीईओ नाम की कोई पोस्ट नहीं होती है। सीईओ तो होती है, लेकिन सीओओ नाम से कोई पोस्ट नहीं होती है। ये स्पेशली इनको, ये जो अपर्णा मैम है, इनको स्पेशली बुलाने, मतलब अपनी यहाँ पे कंपनी में लेने के लिए स्पेशली इस पोस्ट को बनाया गया है। ये जो है आपकी, ये जो आपकी अपर्णा उपलरी है, ये पहले फोर्ड फाउंडेशन में काम करती थी। ठीक है, फोर्ड जानते होगे ना, फोर्ड की गाड़ी आती है, फोर्ड की, वो वाली जो फोर्ड है उसकी उस फाउंडेशन में काम करती थी इससे पहले। ठीक है, अब इन्होंने अपनी कंपनी में लिया है, तो इनको यहाँ पे लेने के लिए, टाटा ट्रस्ट में लेने के लिए इनके लिए एक स्पेशल पोस्ट यहाँ पे इन्होंने बनाई है सीओओ नाम से, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के से। इसलिए जो है मैं इस पर थोड़ा ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, कोई ऐसी कोई पोस्ट नहीं होती है, तो आपसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर नॉर्मल सीईओ पूछा तो सिद्धार्थ शर्मा है ही, समझ गए, सिद्धार्थ शर्मा है ही नॉर्मल। तो ये बताने के लिए मैंने ये इनको लिया था। चलिए अब टाटा ट्रस्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। टाटा ट्रस्ट के बारे में हमको पता होना चाहिए, टाटा ट्रस्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो मैंने आपको बताया टाटा ट्रस्ट जो है ये सबसे ज्यादा शेयर होल्डिंग अपनी एंजॉय करती है, जो आपकी टाटा सन्स जो मेन कंपनी है टाटा के, इसमें। दूसरा मैंने आपको क्या बताया, सबसे पुराना इंडिया का चैरिटेबल ट्रस्ट है। ठीक है, जो चैरिटी के लिए यूज होता है, ऐसे इंडिया का सबसे पुराना एक ट्रस्ट है। ठीक है, ये जो है 1982 में खोला गया था। ये जो कंपनी जो है आपका 1982 में ये खोली गई थी। ये जो कंपनी है आपकी टाटा ट्रस्ट, किसने खोला था इसको? जमशेदजी टाटा ने। जो मेन टाटा कंपनी है आपकी टाटा एंड सन्स, वो भी, उसको भी जमशेदजी टाटा ने खोला था। अगर आपसे कोई पूछता है कि टाटा एंड सन्स जो मेन कंपनी है टाटा की, उसका उद्घाटन, मतलब उसको जो है उसकी नींव किसने रखी थी जमशेदजी टाटा ने। ठीक है, फिर आपसे पूछ ले कोई, टाटा ट्रस्ट जो है उसी की कंपनी है टाटा एंड सन्स की, उसका इसकी नींव किसने रखी? उसकी नींव रखी आपकी जमशेदजी टाटा ने। कोई आपसे पूछ ले जो आपका मुंबई का ताज होटल है, मुंबई में ताज होटल है ना, जहाँ पे जब 26/11 हमारे हुआ था, तो वहां पे भी हमला हुआ था 26/11 वाला, जो होटल में 26 जो आपका ताज होटल है, तो ताज होटल की नींव किसने रखी? वो भी आपकी जमशेदजी टाटा ने रखी। जो पूरा टाटा एम्पायर है ना पूरा, उसकी नींव किसने रखी है? उसकी नींव रखी है जमशेदजी टाटा ने। ओके, तो जमशेदजी टाटा ने इसकी नींव रखी थी, जमशेदजी टाटा ने इसको बनाया था। इसको क्यों बनाया गया था? इसको बनाया गया था क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करने के लिए। जो ट्राइबल पीपल होते हैं, उस टाइम पे तो ट्राइबल पीपल बहुत सारे थे, जो ट्राइबल पीपल होते हैं उनकी लाइफ को इंप्रूव करने के लिए, जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं उनकी लाइफ को इंप्रूव करने के लिए, जो बैकवर्ड क्लासेज है उनकी लाइफ को इंप्रूव करने के लिए, और जो ट्राइबल पीपल्स है उनकी लाइफ को इंप्रूव करने के लिए, ताकि उनको जो जिस चीज की जरूरत है उनके पास कमी पड़ रही है, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे घर हो, या फिर आपके एजुकेशन हो, घर हो, उनके हेल्थ में कोई परेशानी उनको चल रही हो, उनके खाने में कोई परेशानी चल रही हो, ऐसी सब जो चीजें हैं उनके ऊपर ये ट्रस्ट जो है फोकस कर पाए और चैरिटी के थ्रू उन पे काम कर पाए, उनकी हेल्प कर पाए। किस किस की? जैसे मैं आपको क्या बताया, कोई बैकवर्ड क्लास है जिसके पास पैसे की बहुत कमी है, बहुत गरीब है, या फिर कोई आपका ट्राइबल उसमें रहता है, ठीक है, उसके पास ही पैसे की कमी है, ओके, या फिर कोई माइनॉरिटी है जिसके पास पैसे की कमी है, इन सब की हेल्प की जा सके, इस वजह से इस ट्रस्ट को बनाया गया था। क्या नाम है इसका? टाटा ट्रस्ट। कब बनाया गया था? 1982 में इसको
1892 में, सॉरी 1892 में इसको जमशेदजी टाटा द्वारा बनाया गया था। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं टाटा ट्रस्ट की, इसने इंडिया के बहुत बड़े बड़े ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिनको इन्होंने खोला। इंस्टीट्यूट का मतलब जानते हो ना, कॉलेजेस जो होते हैं, ऐसे बहुत बड़े बड़े इनके कॉलेजेस हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इंडिया में इन्होंने खोली। आपने सब बहुतों का नाम भी सुना होगा, मैं आपको कुछ का नाम बता देता हूँ। जैसे इन्होंने क्या खोला है, इन्होंने खोला है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज, ये इन्होंने खोला है। किसने? टाटा ट्रस्ट ने खोला है। और मैं आपको बताऊं इन्होंने क्या खोला, एक इन्होंने खोला है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। क्या? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, ये भी इन्होंने खोला है। ओके, एक इन्होंने टाटा मेमोरियल ऑफिस खोला है, टाटा मेमोरियल सेंटर, ऑफिस नहीं, टाटा मेमोरियल सेंटर, टाटा मेमोरियल सेंटर। तो ऐसी बड़ी बड़ी जो हमारे देश के इंस्टीट्यूशन है वो भी इन्होंने खोले हैं। किसने? टाटा ट्रस्ट ने। ठीक है, तो मुझे लगता है मैंने सारा कुछ बता दिया टाटा ट्रस्ट के बारे में। आपको क्या क्या बताना चाहता था, पहली चीज मैंने आपको बताई कि ये जो है सिद्धार्थ शर्मा जी जो है, इनको सीईओ चुना गया है टाटा ट्रस्ट का। सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और एक और इन्होंने नई जो है पोस्ट इजाद की है टाटा ट्रस्ट ने, सीओओ नाम से। सीओओ मतलब आपका चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। ये किसको चुना गया है? चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ये चुना गया है आपका अपर्णा उपलरी को। किसको? अपर्णा उपलरी को। ये जो है पहले फोर्ड फाउंडेशन की में काम करती थी, लेकिन इनको टाटा ट्रस्ट को अपने यहाँ लेना था, अपने यहाँ इनको ऐसे रखना था अपने यहाँ, तो इसलिए इनके लिए नई पोस्ट इजाद कर दी, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर की। ठीक है, और ये यहाँ पे काम करने लगेंगी। ठीक है, कब तक काम करेंगे मैं आपको बताता हूँ। ये जो पूरे ये चेंजेस हुए ना, कि सिद्धार्थ शर्मा जो है, आपके सिद्धार्थ शर्मा जो है ये सीईओ बनेंगे, और अपर्णा उपलरी जो है आपकी सीईओ बनेंगी। ये 1 अप्रैल से बनेंगे, 1 अप्रैल से शुरू होगा। ठीक है, 1 अप्रैल से ये जो पूरा है शुरू होगा। फिर मैंने आपको टाटा ट्रस्ट के बारे में बताया, 1892 में खुला था, जमशेदजी टाटा ने खोला था। मैंने आपको बताया कि जो आपकी टाटा मेन कंपनी है, उसका भी वो जो उसकी जो नींव रखी थी, किसने रखी थी? जमशेदजी टाटा ने रखी थी। ओके, और जो हमारी टाटा ये है टाटा ट्रस्ट, इसकी नींव भी इन्होंने रखी थी, जमशेदजी टाटा ने। और ये जो है ये जो आपकी है टाटा ट्रस्ट जो है, ये सबसे ज्यादा शेयर जो एंजॉय करती है उसका, जो आपकी मेन टाटा एंड सन्स कंपनी है, उसका जो सबसे ज्यादा जो शेयर एंजॉय करती है, कौन सी करती है? टाटा ट्रस्ट। क्योंकि देखिए टाटा की बहुत सारी कंपनी है, एक टाटा स्टील है जो स्टील वाले में करती है, एक रिफाइनरी वाली है टाटा की, फिर ये गाड़ियों वाली है। मैंने ये जो है आपकी जो गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग होती है, टाटा की गाड़ियां आती है ना, तो टाटा जो है बहुत सारी कंपनी है टाटा की। ठीक है, तो उसमें से जो सबसे ज्यादा शेयर एंजॉय करती है मेन कंपनी जो है टाटा एंड सन्स, कौन सी है? टाटा ट्रस्ट। और ये इंडिया का सबसे पुराना जो है चैरिटेबल ट्रस्ट है। ठीक है, इंडिया का सबसे पुराना चैरिटेबल ट्रस्ट है। ओके, फिर मैंने आपको क्या बताया था, फिर मैंने इसको बताया था इसने कुछ इंस्टीट्यूट भी खोले। नहीं, पहले मैंने आपको बताया था इसको खोला क्यों गया है। मैंने क्या बताया था आपको, जैसे बैकवर्ड जो कुछ वो होती हैं, बैकवर्ड लोग होते हैं, बैकवर्ड क्लासेस होती हैं, उनकी हेल्प करना, जिनके पास पैसे की कमी है, वो अपनी फैसिलिटी जो अपनी डेली मर्जा की चीजें उनको नहीं वो कर पा रही हैं, है ना, उनको अफोर्ड नहीं कर पा रही है, उनकी मदद करना। कोई माइनॉरिटी ग्रुप है उसकी मदद करना, कोई ट्राइबल ग्रुप है उसकी मदद करना। तो ऐसे सब जो ग्रुप हैं, क्योंकि उस टाइम पे जब ये बनी थी 1892 में, उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे हमारा देश आजाद तो था नहीं। ठीक है, और बहुत सारे लोग गरीब थे। ठीक है, तो उन सब लोगों की मदद करने के लिए इसको बनाया गया था, टाटा ट्रस्ट को। ठीक है, उन सब लोगों की मदद करने के लिए इसको बनाया गया था। और अभी भी हमारे यहाँ बहुत लोग गरीब है, तो अभी भी ये वो वाला काम कर रही है। और ये इंडिया के एजुकेशन जो फील्ड है उसमें बहुत ज्यादा, एजुकेशन सेक्टर उसमें बहुत ज्यादा काम करती है। जैसे मैंने आपको बताया इसने इंस्टीट्यूट खोले हुए हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज या फिर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, ऐसे इंस्टीट्यूट खोले हुए हैं। ये इन्होंने एक मेमोरियल सेंटर खोला हुआ है, टाटा मेमोरियल सेंटर। ठीक है, तो ये जो सारे फील्ड है, इंडिया का हेल्थ सेक्टर उसमें बहुत मदद करती है। ठीक है, उसके लिए कभी जरूरत पड़ती है तो हमेशा तैयार रहती है टाटा हेल्थ सेक्टर के लिए भी, एजुकेशन सेक्टर के लिए भी, या कोई और ऐसा सेक्टर है जिसमें इंडिया को जरूरत है, उसके लिए जो आपकी टाटा है ये हमेशा तैयार रहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? वुमेन्स आईपीएल टीम ऑक्शन। तो जो आपकी वुमेन्स आईपीएल की टीम है ना, जैसे मेंस आईपीएल आपका जो इंडियन प्रीमियर लीग चलती है मेंस वाली, उसमें अलग अलग टीम है। अब इस टाइम पे कितनी टीम है उसमें? इस टाइम में उसमें 10 टीम है। ठीक है, इस टाइम पे उसमें 10 टीम है। तो ऐसे ही जो ये वुमेन्स आईपीएल इस बार शुरू होने वाला है 2023 में, मार्च में शुरू होगा 2023 में। तो इसकी जो है टीम जो है वो जो है बेची गई है, उनका ऑक्शन हुआ है। ठीक है, तो इसकी कितनी टीम? 5 टीम बेची गई है। जो आपका मेंस आईपीएल है उसमें कितनी है? 10 टीम है। और ये वुमेन्स आईपीएल शुरू होगा, अभी शुरू होगा, इस वजह से इसकी जो है 5 टीम है। ठीक है, जो सबसे महंगी टीम है वो अदानी ने खरीदी है ना, अदानी विंस अहमदाबाद जो है सबसे महंगी बिकी है टीम, विद टॉप बिड ऑफ रुपीज 1 करोड़ 289 लाख
ठीक है, या फिर 1289 करोड़ बोल दीजिए, ठीक है, इतने की वो टीम इन्होंने खरीदी है। कौन सी? अहमदाबाद टीम। देखिए अभी स्टार्टिंग है, मतलब अगर मेंस कंपेयर करो तो थोड़ी सस्ती खरीदी है मेंस के मुकाबले, लेकिन अभी तो पहला ही वो होने वाला है, पहला ही एडिशन होने वाला है, तो अभी धीरे धीरे बढ़ेगा ये, है ना। वुमेन्स आईपीएल बढ़ेगा, जैसे मेन आईपीएल बढ़ रहा है, पिछले इतने सालों से चल रहा है मेन आईपीएल, तो मेन आईपीएल तो 12-13 साल हो गए, तो अब जो वुमेन आईपीएल शुरू हो रहा है तो अभी तो स्टार्टिंग है, इस वजह से अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था इसके राइट्स बिके, मीडिया राइट्स भी बिके हैं। जो आपका ये वुमेन आईपीएल है इसके मैंने मीडिया राइट बताए थे बिके हैं, जो इसके मीडिया राइट बिके हैं वो मैंने आपको क्या बताया था कि जो पाकिस्तान की सुपर लीग है ना, पाकिस्तान सुपर लीग या पाकिस्तान प्रीमियर लीग जो भी उसका नाम है, जो आईपीएल की उस पर उन्होंने शुरू की हुई है, जब इनको इंडिया में नहीं आने दिया था जाता था तो इन्होंने शुरू की थी अपने यहाँ पे, तो वो वाली जो लीग है उससे ज्यादा एक मैच की फीस बता रहा हूँ, उस एक मैच की फीस उससे ज्यादा बैठती है हमारे वुमेन आईपीएल की टीम, वुमेन आईपीएल का एक मैच दिखाने के लिए, ठीक है। तो जो इनके वुमेन राइट्स बिके, वुमेन के जो राइट्स बिके थे ना, जो मीडिया राइट्स बिके थे इंडिया में, मीडिया राइट्स जो बिके थे इंडिया में कितने बिके थे? 951 करोड़ के, कितने के? 951 करोड़ के बिके थे। तो एक मैच पता है कितने का बैठ जाता है? एक मैच बैठ जाता है 7.2 करोड़ का। और वहीं पे अगर पाकिस्तान की बात करूं, पाकिस्तान में अगर इंडियन रुपये में बात करूं, जो इंडियन करेंसी है आपकी रुपया, इसमें जो है बात करूं कि पाकिस्तान का जो सुपर लीग है इसका एक मैच कितने में बैठता है? इसका एक मैच बैठता है 2.1 या कुछ ऐसे करोड़ में बैठता है, ठीक है। तो देखिए कितना फर्क है। और अगर मैं मेंस आईपीएल की बात करूं तो देखिए वो तो लीग से बहुत ज्यादा बाहर है, ठीक है। मेंस आईपीएल की बात करूं तो उसका तो 108 या 107 करोड़ के आसपास में नहीं, 109 करोड़, 109 करोड़ जो है, 109 करोड़ तक एक मैच चला जाता है, ठीक है। तो वो तो बहुत दूर है अभी, लेकिन उसको साल भी जो इतने हो गए हैं, लेकिन वुमेन आईपीएल अभी शुरू हो रहा है तो स्टार्टिंग में ही इतना इतना बड़ा इसको अमाउंट, इतने इसका अमाउंट है, ठीक है। जब मेंस आईपीएल शुरू हुआ था तो कुछ भी नहीं था उसका, तो उसका तो बहुत कम था, ठीक है। तो इनका जो है इतना हो गया है, तो इसका मतलब समझ रहे हो, बहुत बहुत ज्यादा ये अच्छी बिक रही है। फिर उसके बाद इनकी टीम की बिडिंग हुई। पहले क्या हुआ? पहले मीडिया राइट की बिडिंग हुई। मीडिया राइट मतलब कि कौन सी कंपनी होगी जो इनको टीवी पे दिखाएगी, कौन सी कंपनी होगी जो इनको, जो आपके ओटीटी प्लेटफॉर्म्स होते हैं उन पे दिखाएगी, ठीक है। तो कौन जीता है? इसको जीता है वाईकॉम 18। वाईकॉम 18 किस चीज, कौन सा प्लेटफॉर्म है? देखिए ये जो जियो वाला प्लेटफॉर्म है ना, वो आपका वाईकॉम 18 है, ठीक है। जो वाईकॉम 18 है वो जियो वाला प्लेटफॉर्म है। तो आपका जैसे जियो, जिसके पास सिम होगा उसको पता होगा जियो की जियो टीवी ऐप आती है, जियो सिनेमा एक ऐप आती है, उनके ऊपर आया करेगा इस बार जो आपका आईपीएल है, ठीक है। वुमेन आईपीएल भी उसी के ऊपर आएगा और जो मेंस आईपीएल है वो भी इसी के ऊपर आएगा, ठीक है। वो भी दोनों को जो है आपका, जो दोनों के जो मीडिया राइट्स है, ये वाले जो ओटीटी वाले हैं वो किसने खरीदे हैं? वो आपने खरीदे हैं वाईकॉम 18 ने, ठीक है। समझ गए आप? वो खरीदे वाईकॉम 18 ने, तो इस बार जियो पे आएगा वो। तो अभी जो है इनके मीडिया राइट बिक गए वुमेन आईपीएल के, ठीक है। मीडिया राइट तो बिक गए, फिर अब टीम्स भी बिक गई हैं, ठीक है। टीम जो है 5 टीम बिक गई हैं, मतलब 5 ही टीम पहले जो स्टार्टिंग हो रही है 5 ही टीम से हो रही है। जैसे यहाँ पे मेंस आईपीएल की 8 टीम से हुई थी, तो यहाँ पे 5 ही टीमों से हो रही है। मैं टीमों का नाम भी बताऊंगा, ठीक है। तो जो 5 टीम है वो बिक गई है। अब ये पांचों टीम बिकने के बाद अब क्या रह गया है? अब जो है प्लेयर्स की वो होगी बिडिंग। जैसे मेंस आईपीएल में, जो आप मेंस आईपीएल उसमें होती है ना, प्लेयर्स की बिडिंग, प्लेयर्स पे बोली लगाई जाती है, ऐसे अब जो वुमेन्स आईपीएल है उन प्लेयर्स पे जो है बोली लगाई जाएगी, और फिर उसे जो टीम खरीदेगी उस हिसाब से वो टीम में जाने लगेंगे। पहले सबसे पहले मीडिया राइट बिके कि इसको कौन दिखाएगा, कितने में दिखाया जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा क्या बिकी? दूसरी टीम्स बिकी है। तीसरे में प्लेयर्स बिकेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आईपीएल शुरू हो जाएगा, सब कुछ अपना वो तैयार हो जाएगा, सब पूरा प्रोसेस। उसके बाद जो मार्च में आईपीएल जो है आपका तैयार होगा, ठीक है। तो कौन कौन सी टीम है जो वुमेन आईपीएल में है? कौन कौन सी टीम है? देखिए, एक तो अहमदाबाद है, मैंने बता ही दिया, यहाँ पे जो अडानी ग्रुप ने खरीदी है। कौन सी? अहमदाबाद। तो मैं यहां लिख देता हूं, 5 टीम है। एक तो अहमदाबाद है, ठीक है, एक लखनऊ है, एक आपकी मुंबई है, एक बेंगलोर है। अहमदाबाद, लखनऊ, मुंबई, बेंगलोर, और एक है आपकी दिल्ली। कौन सी? दिल्ली। तो ये 5 टीम है। कौन कौन सी हो गई? अहमदाबाद, लखनऊ, मुंबई, बेंगलोर और दिल्ली। और मेंस आईपीएल में कौन कौन सी टीम है? मेंस आईपीएल में देखिए, मेंस आईपीएल में ये 5 तो है ही है, 5 और हैं। कौन कौन सी 5 और हैं? चेन्नई, ठीक है, हैदराबाद, चेन्नई, हैदराबाद, पंजाब, और कौन सी बच गई आपकी? अहमदाबाद, लखनऊ, मुंबई, बेंगलोर और दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, पंजाब, और कौन सी टीम बच गई है?
चलिए मुझे याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा और दो कौन सी टीम है, लेकिन ये याद रखिएगा मेंस आईपीएल में जो है 10 टीम है, जो वुमेन आईपीएल पहली बार शुरू हो रहा है इसमें, क्योंकि ये दो टीम है ना ऊपर वाली, ये मेंस आईपीएल में लास्ट ईयर ही बड़ी थी आपकी, ये 2022 वाला हुआ था, जो आपकी अहमदाबाद है और जो आपकी लखनऊ है लास्ट ईयर ही बड़ी थी, ठीक है। तो जो अहमदाबाद वाली टीम है वो लास्ट ईयर बड़ी थी। तो ये जो आपकी 10 टीमें मेंस आईपीएल में होती हैं, जो वुमेन आईपीएल शुरू होने वाला है इसमें 5 टीम होंगी, ठीक है। कौन कौन सी 5 होंगी? अहमदाबाद, लखनऊ, मुंबई और आपका बेंगलोर, और मुंबई, बेंगलोर और दिल्ली, ठीक है, ये 5 टीम होंगी। तो ये जो मुंबई है, बेंगलोर है, दिल्ली है, तो ये तो इनके ओनर्स जो है उन्हीं ने खरीद लिया। इनका ओनर्स मतलब जो मेंस आईपीएल में इनके ओनर है इन कंपनियों, जो मेंस आईपीएल की टीम तो पहले से खरीदी हुई है, तो जो मेंस आईपीएल में इनके ओनर हैं उनको तो पहले खरीदा, जिन्होंने मेंस आईपीएल वाली टीम खरीद रखी है कौन कौन सी, मुंबई, बेंगलोर और दिल्ली वाली, तो वो तो उन्होंने खरीद ली है ना। लेकिन जो अहमदाबाद है वो किसने खरीदी है? वो अदानी ग्रुप ने खरीदी है अहमदाबाद। और लखनऊ जो है वो भी किसी और ने खरीदी है, वो भी उन्होंने नहीं खरीदी। जिसने वो खरीदी है उसका नाम क्रिप्स ग्लोब है, ठीक है, क्रिप्स ग्लोबल है, ठीक है, जिस कंपनी ने खरीदी है। हाँ, एक टीम राजस्थान भी है, ठीक है, एक राजस्थान भी है एक टीम, ठीक है। तो अभी एक टीम बच गई, याद आ जाएगा तो मैं बता दूंगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। तो मेरा बेसिकली बताने का यहाँ पे मोटिव क्या था कि जो वुमेन्स आईपीएल है इस टाइम पे लीग के मामले में, लीग मतलब जो होते हैं कंट्री क्रिकेट होते हैं, जो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं होते, जो लीग, इनको लीग क्रिकेट बोलते हैं, जैसे आईपीएल वगैरह होते हैं, ठीक है। तो इस टाइम पे लीग तो इतनी सारी शुरू हो गई है, हर देश अपनी लीग शुरू कर रहा है। अभी प्रेजेंटली बात करें तो आपकी बिग बैश लीग चल रही है जो ऑस्ट्रेलिया की है, फिर जो आपका साउथ अफ्रीका है वहां पे लीग चल रही है, आपका यूएई में लीग चल रही है, फिर पाकिस्तान में चलने लगेगी कुछ दिन बाद, आपकी वहां पे यूके में भी लीग चलती है इसकी, फिर इंडिया की ये 2 लीग हो गई। तो लीग तो इस टाइम पे इतनी सारी हो गई है, लेकिन जो सबसे टॉप पे जो सबसे टॉप पे लीग है वो कौन सी है? अगर मेंस की बात करूं तो आईपीएल, मेंस आईपीएल है सबसे टॉप पे, तो ठीक है। और वुमेन्स की बात करूं तो वुमेन्स की तो 1-2 ही लीग चल रही है अभी, जिसमें सबसे टॉप पे कौन आ गया? वुमेन आईपीएल की, वुमेन आईपीएल जो है, ठीक है। वुमेन आईपीएल का नाम जो है वुमेन आईपीएल नहीं, इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है वुमेन प्रीमियर लीग, ठीक है। क्या? वुमेन्स प्रीमियर लीग, ठीक है। वुमेन आईपीएल नहीं है, वुमेन्स प्रीमियर लीग इसका नाम रखा गया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज है, देखिए ये जो नीचे की 2 बच रही है ये आपकी इंटरनेशनल न्यूज है। तो पहले आपकी जो नेशनल न्यूज है ऊपर उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहली न्यूज क्या है? इंडियन नेवीज ट्रोपैक्स 2023 मैरीटाइम एक्सरसाइज हेल्ड इन इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन में ये एक्सरसाइज होने जा रही है इंडियन नेवी की। ये एक्सरसाइज जो है, पहले इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। ट्रोपैक्स की फुल फॉर्म क्या है? ट्रोपैक्स की फुल फॉर्म है आपकी, ट्रोपैक्स जो है ये एक्सरसाइज 2023 में शुरू हुई है। इसकी आपकी फुल फॉर्म है कि थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस, थिएटर लेवल ऑपरेशन रेडीनेस एक्सरसाइज, ठीक है। क्या नाम है इसका? थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये जो एक्सरसाइज है 2019 से शुरू हुई थी, 2019 से, और इसमें जो है हमारी जो तीनों फोर्सेज है और कोस्ट गार्ड ये सब मिलकर इसमें एक्सरसाइज करते हैं, और ये देखते हैं कि हम लोगों की आपस में कैपेबिलिटीज क्या है, कैसे कैसे हम लोग कोऑपरेट करेंगे आपस में, जरूरत पड़ गई तो ये सब इसमें देखा जाता है। और रेडीनेस कैसी है हम लोगों की, जब कोई अटैक वगैरह हो जाता है तो ऐसी सिचुएशन में हमारी रेडीनेस कैसी है। फिर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट जो है टाटा ट्रस्ट ने अपने नए सीईओ का नाम अनाउंस कर दिया है। कौन है? सिद्धांत शर्मा, ये इनके नए सीईओ हैं। और इन्होंने साथ में सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इन्होंने एक नई पोस्ट का भी इजाद किया जिसका नाम क्या है? सीओओ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, ठीक है। ये जो है ये इन्होंने किसको चुना है? ये इन्होंने चुना है अपर्णा उपलरी को। किसको? अपर्णा उपलरी को ये चुना है। ये पहले क्या थी? फॉर फाउंडेशन में काम करती थी, लेकिन टाटा ट्रस्ट को इनको अपने यहाँ लेके आना था, इसलिए इनके लिए एक स्पेशल पोस्ट जो है उसको इन्होंने बना दिया, ठीक है। क्या? सीओओ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, ठीक है। तो फिर उसके बाद मैंने आपको टाटा ट्रस्ट के बारे में बताया। ये जो है मेन टाटा की जो कंपनी है टाटा सन्स, उसका सबसे बड़ा शेयर जो एंजॉय करती है वो टाटा ट्रस्ट करती है, और ये इंडिया का सबसे पुराना चैरिटेबल ट्रस्ट भी बोला जाता है, ठीक है। ये 1892 में स्टार्ट हुई थी, जमशेदजी टाटा द्वारा ये शुरू करी गई थी। इसका काम क्या था? जब ये शुरू हुई थी उस टाइम पे इंडिया जो है बहुत, एक तो गुलाम था अंग्रेजों का, दूसरा बहुत गरीब लोग भी हुआ करते थे, पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे। तो ये इसका काम क्या था उस टाइम पे? जो मार्जिनल पीपल होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, ठीक है, जो बैकवर्ड क्लासेस होती हैं, बैकवर्ड लोग होते हैं ना, और जो आपके ट्राइब्स होते हैं या फिर जो आपके माइनॉरिटीज में होते हैं, ऐसे सब ग्रुप जो है उन लोगों की मदद करना इसका काम था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज क्या बताई मैंने आपको? जो वुमेन आईपीएल है उसकी टीम्स का ऑक्शन हो गया है। सबसे महंगी जो टीम खरीदी है किसने खरीदी है? अडानी ग्रुप ने खरीदी है। किसको खरीदा है? अहमदाबाद को। कितने की? 1 करोड़ 289 लाख की, ठीक है, या फिर बोल दीजिए 1289 करोड़ की, ठीक है।
सबसे महंगी टीम बिकी है इस बार जो है 5 टीम बिकी है किसकी, वुमेन आईपीएल की। कौन कौन सी 5 टीम है मैंने आपको बताई, अहमदाबाद, लखनऊ, मुंबई और बेंगलोर और दिल्ली, ये 5 टीम हो गई, ठीक है। और फिर मैंने आपको मीडिया राइट्स के बारे में इसमें सारा कुछ बता दिया और फिर जो पाकिस्तान की प्रीमियर लीग है उससे भी कंपेयर कर दिया था थोड़ा सा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है, मैसिव प्रोटेस्ट इन टर्की ओवर स्टूडेंट्स कुरान बर्निंग, कुरान बर्निंग कंट्रोवर्सी, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रही है कहां पे, टर्की में, ठीक है। किस लिए हो रही है, क्योंकि सूडान जो देश है ना, स्वीडन जो देश है, सूडान नहीं, स्वीडन जो देश है, स्वीडन आपका देश कहां पड़ता है, स्वीडन आपका देश पड़ता है यूरोप में। तो स्वीडन जो देश है वहां पे क्या हुआ है, कुरान जो है उसको जला दिया गया है। कुरान क्या है, कुरान जो है इस्लामिक जो रिलीजन होता है उसकी होली बुक होती है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे भगवत गीता होती है ना, ऐसे वहां पे होती है, ठीक है। कौन सी, कुरान। तो इसको जो है वहां यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे पूरा केस क्या चल रहा है, मैं आपको पूरा सिनेरियो बता देता हूँ। देखिए जैसे रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है, अब तो साल भर होने वाली है, 24 फरवरी से शुरू हुई थी, एक महीने बाद 24 फरवरी दोबारा आ जाएगा, साल भर होने वाली है। तो जो इन दोनों की वॉर चल रही है, तो रशिया क्या कर रहा है, जैसे रशिया यूक्रेन के साथ तो लड़ रहा है, लेकिन जो जो आसपास की कंट्री यूक्रेन की मदद कर रही है, उसको हथियार भेज रही हैं, लगातार पैसे भेज रही हैं और कोई चीज की जरूरत है वो भेज रही हैं और रशिया के खिलाफ उल्टे सीधे बयान दे रही है, उन कंट्रीज को भी रशिया साथ के साथ हड़का रहा है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, हम ना तुम्हारे ऊपर भी अटैक कर सकते हैं, अगर हम जब यहाँ पे लड़ने तो शुरू हो ही गया है तो हम तुम्हारे ऊपर भी अटैक कर लेंगे। यूक्रेन को थोड़ा टाइम लगेगा, तुमको बहुत जल्दी हड़प लेंगे। क्यों, क्योंकि बाकी जो है आसपास छोटी छोटी कंट्री है, यूक्रेन फिर भी उनके मुकाबले काफी बड़ी कंट्री है, ठीक है। अब इसमें 2 कंट्री का नाम, मतलब 3 कंट्री का नाम वैसे तो आया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम 2 कंट्री के बारे में ज्यादा बात करेंगे, तीसरी बारी में थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है, वो एग्जांपल की तरह इसको यूज करेंगे। तो पहले 2 कंट्री कौन कौन सी हैं, एक तो आपकी हो गई फिनलैंड और दूसरी हो गई आपकी स्वीडन। कौन कौन सी, फिनलैंड और स्वीडन, ये जो है दोनों ही जो है बॉर्डर शेयर करती हैं, किसके साथ, रशिया के साथ। तो जो आपकी फिनलैंड है वो तो पूरा एक लैंड बॉर्डर शेयर करती है, लेकिन जो आपकी है ये जो आपकी स्वीडन है ये वाटर वाला वाटर शेयर करती है, ठीक है। जैसे हम लोग मालदीव से शेयर करते हैं, जैसे हम लोग श्रीलंका से शेयर करते हैं, हमारी जो है पूरी लैंड तो मिली हुई है नहीं उनके साथ, जमीन तो मिली हुई है नहीं, लेकिन पानी के जरिए जो हमारे नेबर है वो नेबर है हमारे पानी के जरिए। इसी तरह जो आपका स्वीडन है ये नेबर है आपका रशिया का पानी के थ्रू, ठीक है। और जो फिनलैंड है वो सीधे सीधे बॉर्डर शेयर करता है, बहुत बड़ी बॉर्डर शेयर करता है रशिया के साथ। अब दिक्कत क्या है, पहले तो इन दोनों कंट्री ने खूब सपोर्ट किया यूक्रेन का, उसके बाद रशिया ने क्या बोला, रशिया ने बोला कि तुम रुक जाओ, भी तुम्हारे ऊपर भी मैं अटैक करूंगा। अब जब इनको लगा हमारे ऊपर अटैक हो जाएगा, तो इन दोनों ने क्या आइडिया सोचा कि हम दोनों कैसे बच सकते हैं, हम दोनों बच सकते हैं कि हम नाटो को ज्वाइन कर ले, नाटो को, किसको ज्वाइन कर ले, हम लोग ज्वाइन कर ले नाटो को, ठीक है। नाटो जानते हो ना आप, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका के द्वारा बनाई गई थी, यूएसए के द्वारा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर क्या है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर, लेकिन जो मेन पॉइंट है, कोई भी कंट्री इसका मेंबर क्यों बनना चाहती है, देखिए इसमें क्लॉज है, उस क्लॉज में क्या है कि मान लीजिए कोई भी कंट्री है जिसने इसको ज्वाइन कर रखा है ना, और जितने भी इसके मेंबर हैं, किसके मेंबर है, नाटो के मेंबर है। तो अगर मान लीजिए उस कंट्री के ऊपर, जो इस नाटो का मेंबर है, उस कंट्री के ऊपर अगर किसी और कंट्री ने, जो नाटो का मेंबर नहीं है, उसने हमला किया ना, पहले हमला किया, अगर नाटो वाली कंट्री ने हमला किया तब नहीं, अगर किसी दूसरी कंट्री ने नाटो वाली कंट्री के ऊपर हमला किया, तो जितनी भी नाटो कंट्रीज हैं, इस टाइम पे नाटो कंट्री का कितनी है, 35 के आसपास है, 35-36, ठीक है। तो ये तो सारी की सारी कंट्री है, ये सब जो है उस कंट्री पे हमला कर देंगी, ठीक है। अब अगर इसका आप मेंबर हो तो इसका आपको ये फायदा है, तो इसका मतलब कोई भी देश आपके ऊपर हमला करने से पहले कई बार सोचेगा यार 35 फोर्सेज है, 35 फोर्सेज हमारे ऊपर हमला कर देंगे, 35 देश, तो बचना आसान थोड़ी है, इतनी बड़ी किसी की भी आर्मी नहीं है कि 35 फोर्सेज को रोक पाए, जिसमें बड़ी बड़ी आर्मी भी है, आपकी यूएसए भी है, फ्रांस भी है, और आपका यूके भी है, और यूरोप की और सारी इतनी सारी कंट्रीज है, ठीक है, इतनी सारी कंट्रीज है। तो इस वजह से जो आपका फिनलैंड है और जो स्वीडन है, ये जो है नाटो का मेंबर बनना चाहते हैं। क्यों बनना चाहते हैं नाटो का मेंबर, ताकि ये हम अगर नाटो का मेंबर बन जाएं तो जो आपका रशिया है कभी भी इनके ऊपर अटैक करने की नहीं सोचेगा, क्योंकि फिर रशिया को भी डर रहेगा हम इनके ऊपर अटैक कर दें अगर, और उधर से सारी नाटो की फोर्सेज ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया तो हम हार जाएंगे, इस चीज का डर रहेगा रशिया को भी। तो इसलिए रशिया जो है इनके ऊपर अटैक नहीं करेगा। अब रशिया अटैक नहीं करेगा, इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, जो मैं तीसरी कंट्री का जिक्र कर रहा था। एक कंट्री है एस्टोनिया, वो भी रशिया के साथ बॉर्डर शेयर करती है, ये ना यूक्रेन के थोड़ी सी ऊपर है, यूक्रेन के साथ सब बॉर्डर शेयर नहीं करती है, लेकिन ऊपर है थोड़ी सी, वहीं पे है, यूक्रेन के पास ही। आप जब देखोगे मैप, वर्ल्ड मैप, तो आपको दिख जाएगी। तो एस्टोनिया जो कंट्री है, इसने क्या किया, इसने भी यूक्रेन की खूब मदद करी, रशिया की खूब वो करी, आलोचना करी खूब, बहुत सारी। अब जो है इसमें दिक्कत क्या है कि जो आपकी एस्टोनिया है, ये आपकी नाटो की मेंबर है,
ठीक है। अब रशिया जो है इसके ऊपर डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकता, ठीक है, इसीलिए कंट्री बच रही है, वरना जो इसने काम कर दिए है ना वो सारे काम रशिया के अटैक करने वाले थे। अगर ये नाटो का मेंबर नहीं होता तो रशिया अब तक इस पर अटैक कर सकता था। ये आपके फिनलैंड और स्वीडन ने तो कुछ भी नहीं किया जो ये कर रहा है। तो अब रशिया ने क्या किया है कि अटैक तो इस पर कर नहीं रहा रशिया, रशिया ने क्या किया है, जो इसके डिप्लोमेट इनके यहाँ बैठते थे, रशिया के यहाँ पे जो राजदूत बैठते हैं, डिप्लोमेट मतलब जो राजदूत बैठते हैं, जो दूतावास में राजदूत बैठते हैं, जो अपनी कंट्री को किसी दूसरी कंट्री में रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसे ही जो रशिया के जो दूतावास में जो मतलब जो रशिया का सोनिया में दूतावास था, वहां पे जो इनको राजदूत बैठते थे उनको इन्होंने वापस बुला लिया रशिया को, रशिया ने, ठीक है। और जो इनके दूतावास में जो इस्टोनिया का दूतावास रशिया में था और उसमें जो उसके राजदूत बैठे थे वो वापस भेज दिए, ठीक है। और ये बोल दिया है, मतलब बहुत सारी ऐसे बातें बोल दी हैं कि अच्छा नहीं कर रहा है यूक्रेन, अब हमारे रिश्ते खत्म से ही हैं, ऐसे करके बोली हैं। तो ये जो बातें होती है ना, ये रशिया इसीलिए बोल रहा है क्योंकि ये इस पर अटैक नहीं कर सकता, वरना अगर अटैक कर सकता था तो जो ये काम कर रहा है, जितनी इसने रशिया की आलोचना की है और जितने इसने आपके यूक्रेन की मदद की है ना, तो अब तक ये इस पर हमला कर सकता था ये आपका रशिया, ठीक है। और इसको आराम से कब्जा भी लेता, क्यों? क्योंकि बहुत छोटा देश है, बहुत छोटा देश है और जनसंख्या इसकी मेरे हिसाब से 10-12 लाख के आसपास ही है, 10-12 लाख के आसपास इसकी जनसंख्या है। यूक्रेन तो वैसे भी लैंड वाइज भी बहुत बड़ा देश है और उसकी जनसंख्या भी इसके मुकाबले बहुत ज्यादा है, उसकी जनसंख्या करोड़ों में है, इसकी जनसंख्या थोड़ी सी जनसंख्या है, कितनी देर लगेगी? इससे आधे तो रशिया के सोल्जर ही होंगे, जा जाके मार देंगे, इन सबको हटा देंगे, भगा देंगे वहां से, ठीक है। लेकिन ये नाटो का मेंबर है, इसी वजह से अभी तक बचा हुआ है, ठीक है। तो यही ये तो एग्जाम्पल की तरह मैंने आपको बता दिया कि आप बच सकते हो अगर नाटो के मेंबर हो। यहीं पे स्वीडन और जो आपके फिनलैंड है ये भी नाटो का मेंबर बनना चाहते हैं, ठीक है। अब जो टर्की है आपका, यहाँ पर टर्की का जिक्र हो रहा है, टर्की का, टर्की जो है ये भी नाटो का मेंबर है, ठीक है, टर्की जो है ये भी नाटो का मेंबर है। अब इसमें होता क्या है कि अगर कोई नया मेंबर नाटो में ऐड हो रहा है ना, कोई नया मेंबर उसमें जुड़ रहा है, तो जितनी भी पुरानी कंट्रीज हैं, जितने भी पुराने मेंबर्स हैं जो पहले से इसके मेंबर है, उन सबको राजी होना चाहिए जब भी नया मेंबर ऐड होगा। अब इसमें क्या हो रहा है, टर्की जो है राजी नहीं हो रहा कि फिनलैंड और स्वीडन को जो इसमें ऐड कर दिया जाए, ठीक है। अब एक दिक्कत और क्या हो गई, क्योंकि टर्की राजी नहीं हो रहा, इसलिए दोनों देश जो है नाराज है इससे, टर्की से। और टर्की एक इस्लामिक नेशन है, इसलिए जो है ये जो आपका स्वीडन का एक आदमी है, उसने क्या किया है, जो कुरान है, कुरान जो है होली बुक होती है कि इस्लामिक रिलीजन की, और टर्की जो है एक इस्लामिक देश है, तो उनकी जो कुरान है उसको, जो इनका दूतावास है, टर्की का दूतावास है स्वीडन में, वहां पे जाके जला दिया है। वो आदमी पहले भी कई बार कोशिश कर चुका है उसको जलाने की, लेकिन हर बार उसको जो स्वीडन की सरकार है वो रोक लेती है। इस बार पता नहीं रोका नहीं है या रोक नहीं पाए या नाराज है इस वजह से रोका नहीं है, पता नहीं क्या हुआ इस बार, लेकिन अभी पूरी न्यूज सामने नहीं आई है। लेकिन अभी इस बार जो है रोक नहीं पाए, मतलब कुल मिला के अभी आप इतना ही समझिए, रोक नहीं पाए, ऐसा नहीं समझिए कि रोका नहीं होगा, रोक नहीं पाए, ये समझ लीजिए, ठीक है। और उस आदमी ने क्या किया है, उस आदमी ने जो टर्की का दूतावास है, जो टर्की की एम्बेसी है, कहां पे, स्वीडन में, उसके सामने खड़े होके जो इनकी कुरान है, जो इनकी कुरान होली बुक है, उसको जला दिया, ठीक है। अब कुरान को जलाने का मतलब क्या है, उनके जो उनका रिलीजन है उसकी बेइज्जती करना, उनकी जो सबसे होली बुक है, जो सबसे प्योर बुक है, इंपॉर्टेंट बुक है उनके लिए, उसको आप जलाओगे तो उससे उससे क्या होगा, मतलब आप उनकी रिलीजन की बेइज्जती कर रहे हो, उनके रिलीजन की इज्जत नहीं कर रहे, ठीक है। अब इस चीज से पहले तो टर्की उसको अलाउ कर ही नहीं रहा था स्वीडन को, है ना, मेंबर बनना, इसलिए वो नाराज होकर, उसलिए गुस्सा होकर उसके आदमी ने कर दिया ऐसा, तो जो ये जो कुरान जला दी। अब इसमें दिक्कत क्या हो गई है, अब जो है टर्की ने ये बोल दिया है कि अब तो मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा। पहले तो मैं सोच भी रहा था कि शायद हो जाए, लेकिन अब जो है इन्होंने क्या बोल दिया कि अब तो मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा, ठीक है, टर्की ने ये बोल दिया। अब इसमें क्या हो रहा है, फिनलैंड और जो आपके ये जो है स्वीडन, ये दोनों बहुत बराबर में हैं, कंट्री दोनों बिल्कुल एक दूसरे की पड़ोसी हैं और बहुत अच्छी दोस्त है ना। ये जो बहुत मतलब वो पीस लविंग कंट्रीज होती है ना, जैसे यूरोप की बहुत जितनी भी इंडेक्स बनती हैं उन सब में सबसे ऊपर रहने वाली, डेमोक्रेसी इंडेक्स हो, करप्शन भी इनमें बहुत कम है, एजुकेशन लेवल बहुत ज्यादा, और कभी बहुत सालों से, पिछले पता नहीं कितने सालों से इनके यहाँ कभी लड़ाई नहीं हुई, फोर्स भी छोटी छोटी सी है बस, है ना, ऐसी कंट्रीज हैं। अब छोटी छोटी सी इनकी फोर्स है, तो रशिया तो बड़े आराम से इनको कब्जा सकता है, ठीक है। अब जो है आपका फिनलैंड है, ये डायरेक्ट बॉर्डर शेयर करता है रशिया के साथ, ठीक है, और स्वीडन करता नहीं है। तो फिर वैसे तो ये दोनों हमेशा एक सुर में बोलते हैं, लेकिन अभी जो स्वीडन में हुआ इसके बाद फिनलैंड जो है वो स्वीडन का साथ नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा, देखो स्वीडन का जो बॉर्डर है वो फिर भी दूर है ना, पहले पानी से निकल के जाना पड़ेगा, या तो पानी से निकल के जाना पड़ेगा रशिया को इनको मारने के लिए, या तो पहले फिनलैंड को हराना पड़ेगा फिर स्वीडन में घुसेगा। लेकिन जो फिनलैंड का बॉर्डर है वो बिल्कुल रशिया से मिला हुआ है, वो तो सीधे रशिया इनके ऊपर चढ़ाई कर सकता है। तो इनको चाहिए कि हमको कैसे भी नाटो का मेंबर बन जाए हम, उसके बाद जो होगा देख लेगा, स्वीडन जो है बाद में जुड़ जाएगा, नाटो का मेंबर बाद में हो जाएगा, हम तो बचे। अगर हम बच गए, हम नाटो का मेंबर बन गए, तो रशिया जो है हमारे ऊपर से चढ़ाई करके जाएगा नहीं, तो एक बार को कम चांसेस है कि स्वीडन के ऊपर हमला करे पानी की तरफ से, ठीक है। तो
तो इस वजह से जो फिनलैंड है इसका साथ नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ये पूरी कंट्रोवर्सी आपकी समझ में आ गई, क्या कंट्रोवर्सी हुई है। टर्की टर्की जो है ये कुरान है क्यों जलाया स्वीडन के लोग ने, किसी स्वीडन का जो आदमी है उसने क्यों जलाया है इसको, और ये पूरी कंट्रोवर्सी किस लिए चल रही है। ये पूरी कंट्रोवर्सी आपकी रशिया यूक्रेन वॉर से जुड़ी हुई है, ठीक है। रशिया यूक्रेन की जो आपकी लड़ाई है, युद्ध चल रहा है रशिया यूक्रेन का, उससे पूरी जो लड़ाई है वो जुड़ी हुई है, ठीक है, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया है, और तो कुछ है नहीं। बर्निंग कंट्रोवर्सी मैंने आपको समझा दी, टर्की का क्या पॉइंट है इसमें मैंने समझा दिया, क्योंकि टर्की नाटो मेंबर है, इसलिए टर्की इसका पूरा फायदा मजे ले रहा है इसको पूरे। यहाँ पे फिनलैंड और स्वीडन क्यों बनना चाहते हैं नाटो का मेंबर। नाटो आपका क्या है मैंने थोड़ा सा ऐसे भी एक्सप्लेन कर दिया है। वैसे मैं नाटो के बारे में समझाऊंगा, मेरी जो वर्ल्ड अफेयर वाली पूरी सीरीज चल रही है ना, उसमें ये वर्ल्ड अफेयर्स नहीं, सॉरी, वर्ल्ड जो आपकी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की जो पूरी सीरीज चल रही है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की, उसमें मैं आपको इसके बारे में, नाटो के बारे में बताऊंगा। मैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में बता रहा हूँ। अभी धीरे धीरे करके हम लोग नाटो के ऊपर ही पहुंचने वाले हैं। अभी जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी वो IMF के ऊपर बनाई थी, अब जो कुछ अगले कुछ दिनों में नाटो के ऊपर भी हम आ जाएंगे, ठीक है। तो उसमें मैं आपको नाटो के बारे में सारा कुछ समझाऊंगा। अभी मैंने फिलहाल के लिए आपको समझा दिया, नाटो का मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका जो क्लॉज था कि अगर इस कंट्री के ऊपर कोई हमला करेगा जो इसका मेंबर है, तो ये उन सबके ऊपर, ये सारी कंट्री मिलकर उसके ऊपर हमला कर देंगी, ठीक है। ये इसका क्लॉज है, जिसकी वजह से मेन क्लॉज यही है जिसकी वजह से कंट्रीज का मेंबर बनना चाहती है। बाकी और तो सब नॉर्मल नॉर्मल से क्लॉज है कि एक दूसरे के साथ रिश्ते अच्छे रखेंगे, ट्रेड अच्छे रखेंगे, ये सब है बाकी सब तो, ठीक है। जो मेन क्लॉज मैंने आपको बताया ये सिक्योरिटी वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं, आज की लास्ट न्यूज देखते हैं। पाकिस्तान वॉज टू ड्रॉप, वॉज नहीं वांट टू ड्रॉप होगा, पाकिस्तान वांट टू ड्रॉप न्यूक्लियर बॉम्ब ऑन इंडिया इन 2019, माइक पॉम्पियो ने कहा है, ठीक है। पहले हम जानते हैं माइक पॉम्पियो क्या है, फिर पूरी केस जानेंगे क्या है। देखिए माइक पॉम्पियो का नाम आपने सुना होगा, अगर आप पिछले 2-3 सालों से न्यूज, पिछले मतलब 2020 के मतलब 2019 से अगर आप न्यूज फॉलो कर रहे हो तो इनका नाम आपने जरूर सुना होगा। उससे पहले से भी कर रहे होगे तो भी सुना होगा, लेकिन 2019 से तो बिल्कुल ही सुना होगा। क्यों? क्योंकि देखिए जब यूएसए जो है आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो अमेरिका है, उसके प्रेसिडेंट कौन थे 2020 में, 2019-20 में? डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रंप की जो पूरी गवर्नमेंट थी उसमें जो फॉरेन मिनिस्टर थे, जैसे हमारे फॉरेन मिनिस्टर कौन है हमारे देश के, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं आपके एस जयशंकर साहब, ठीक है, एस जयशंकर साहब है। इसी तरह जो उस टाइम पे जो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी, जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे यूएसए के, उस टाइम पे जो वहां के फॉरेन मिनिस्टर थे उनका क्या नाम था? माइक पॉम्पियो। हालांकि ये लोग फॉरेन मिनिस्टर नहीं बोलते, ये क्या बोलते हैं? फॉरेन सेक्रेटरी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन बात एक ही होती है, सेम ही चीज होती है दोनों, वो बस फॉरेन सेक्रेटरी बोल देते हैं, हमारे यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर बोल दिया जाता है, ठीक है। तो उस टाइम पे कौन थे? उनका नाम था माइक पॉम्पियो, ठीक है। तो इन्होंने बहुत काम किया इंडिया के साथ, ठीक है, इंडिया के साथ, पाकिस्तान के साथ भी इन्होंने बहुत ऑपरेट किया, क्योंकि इनका काम वही था, विदेशी जो चीजें, जियो पॉलिटिक्स जो उनके बारे में जानना, ठीक है। तो अब क्या है कि जो माइक पॉम्पियो जो है, इन्होंने अपनी किताब लिखी है, ठीक है, इन्होंने अपनी किताब लिखी है। किताब का नाम क्या है? इनकी किताब का नाम है नेवर गिव एन इंच फाइटिंग फॉर अमेरिका आई लव, ठीक है। क्या नाम है इनकी किताब का? नाम क्या है? नेवर गिव एन इंच फाइटिंग फॉर अमेरिका आई लव, ठीक है। कभी भी एक इंच भी नहीं देंगे जब हम अमेरिका के लिए लड़ रहे होंगे। एक इंच का मतलब जमीन की बात हो रही है कि थोड़ा सा भी हिस्सा नहीं देंगे हम। कब? जब हम अमेरिका के लिए लड़ाई कर रहे होंगे, जो जिसको मैं प्यार करता हूं, अमेरिका आई लव, जिसको मैं प्यार करता हूं, मतलब अपने देश के बारे में, इनका देश अमेरिका है। तो नेवर गिव एन इंच फाइटिंग फॉर अमेरिका आई लव, ठीक है, ये इनकी किताब का नाम है। तो इन्होंने उसमें बहुत सारी चीजें लिखी है, ठीक है। तो उन्होंने उसमें एक घटना का जिक्र किया है कि 2019 में याद है आपको क्या हुआ था? 2019 में हमने, हमारी जो एयरफोर्स ने बालाकोट स्ट्राइक की थी, हमारी जो एयर स्ट्राइक की थी वो 2019 में की थी ना, ये उस समय की बात हो रही है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि जब इंडिया ने स्ट्राइक कर दी थी, फिर उसके अगले दिन, उसके नेक्स्ट दिन जो है पाकिस्तान वालों भी हम एरोप्लेन वगैरह उड़ा रहे थे, फिर ऐसी फेंक के भाग गए थे डर के मारे, है ना। याद होगा आपको, पूरी कंट्रोवर्सी हुई थी, उनको ही नीचे गिराने के चक्कर में जो पाकिस्तान वाले अपना एयरक्राफ्ट लेके आ रहे थे, है ना, जो अपने एयरक्राफ्ट लेके आए थे, उन्हीं को गिराने के चक्कर में हमारे जो अभिनंदन जी थे वो उधर गिर गए थे, उधर उनका जो एयरप्लेन है वो क्रैश हो गया था। उसके बाद वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड वाले कश्मीर में एरिया में गिर गए थे, वहां पे लैंड हो गए थे, ठीक है। तो वो वाला जो पूरा किस्सा हुआ था, ये उस वाले की बात हो रही है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बुक में बताया है कि जब ये हुआ, जब इंडिया ने बालाकोट स्ट्राइक कर दी, एयर स्ट्राइक कर दी, तो पाकिस्तान जो है सोच रहा था न्यूक्लियर बम डालने का इंडिया के ऊपर, समझ रहे हो? न्यूक्लियर बम मतलब परमाणु जो बम होता है, ठीक है। तो जो है जो इंडिया के टाइम पे फॉरेन मिनिस्टर थे, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर कौन थे उस टाइम पे? एस जयशंकर साहब। 2019 में बने थे ना, जब 2019 में मोदी जी की सरकार दोबारा पावर में आई थी, जब हमारे वो कौन बने थे,
फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी। और उससे पहले हमारे फॉरेन मिनिस्टर कौन थे? जब 2014 में इनकी सरकार आई थी, बीजेपी की 2014 में आई थी, मोदी गवर्नमेंट जो 2014 में आई थी, जब हमारी वो कौन थी, वो कौन थे हमारे फॉरेन मिनिस्टर उस टाइम पे थी? सुषमा स्वराज जी। ठीक है, कौन? सुषमा स्वराज जी उस टाइम पे थी। ठीक है, इन्होंने सुषमा स्वराज जी के बारे में भी इसमें डिस्कस किया। चलो पहले वो बता देता हूँ मैं आपको। इन्होंने सुषमा स्वराज की और जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इस टाइम पे हमारे आपके जयशंकर जी, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन किया है। ठीक है, कि जी जब हम जो सुषमा स्वराज जी मिनिस्टर थी, फॉरेन मिनिस्टर, तो हमको बहुत दिक्कत होती थी, उनसे हम अच्छे से बात नहीं कर पाते थे, लेकिन जो एस जयशंकर जी इनसे बहुत अच्छे से बात कर पाते हैं, इनसे हो पाती है। देखिए फर्क पड़ता है, किस चीज का फर्क पड़ता है? देखिए जो सुषमा स्वराज जी हैं वो एक नेता थी, ठीक है, और नेता होने के बाद उनको फॉरेन मिनिस्टर बनाया गया था। लेकिन जो आपके ये हैं एस जयशंकर साहब हैं, ये पहले इंडिया के जो हैं बहुत सारे एम्बेसडर रह चुके हैं अलग अलग एम्बेसीज में। मत समझ रहे हो ना आप? एम्बेसडर का मतलब मैंने अभी ऊपर समझाया था, जो राजदूत होते हैं, जो अपनी कंट्री को किसी और कंट्री में जो है रिप्रेजेंट करते हैं, ये आईएफएस ऑफिसर हैं। ठीक है, आईएफएस ऑफिसर मतलब इंडियन फॉरेन सर्विस वाले ऑफिसर। ठीक है, इनका क्या काम होता है? ये दूसरे देशों की जो हमारी जो एम्बेसी दूसरे देशों में बनी होती है, वहां पे जाके हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं, एम्बेसडर होते हैं हमारे देश के। ठीक है, हमारे देश के कौन होते हैं? राजदूत होते हैं। ठीक है ना? तो इनको इस चीज का एक्सपीरियंस है, पूरे जियो पॉलिटिक्स का, कैसे कैसे रिलेशन इंडिया किसके साथ है, कैसे कैसे काम करना है, हर चीज का इनको इंटरनेशनल जो वर्ल्ड है उसका नॉलेज है इनको, है ना? सुषमा स्वराज जी पहले एक नेता है, उसके बाद उनको फॉरेन मिनिस्टर बनाया गया था। तो फर्क तो आता ही है भाई, जो जिस काम में आप एक्सपर्ट हो उसी काम कर लिए तो आप अच्छे हो गए, बाकी काम तो आप सीखने वाले फेज में ही चलोगे, फर्क तो आता ही है। तो इन्होंने कंपेयर किया है सुषमा स्वराज जी का जो एरा था जब वो फॉरेन मिनिस्टर थी, और जो एस जयशंकर साहब का एरा है उसको। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, इन्होंने 2-3 उल्टे सीधे शब्द भी लिख दिए हैं, जो आपकी वो है सुषमा स्वराज जी हैं, उनके लिए इन्होंने 2-4 उल्टे सीधे शब्द भी लिख दिए हैं कि जी उनको आता नहीं था, दिमाग कम था, ठीक से काम नहीं कर पाती थी, ऐसे करके 2-3 उल्टे शब्द भी लिख दिए हैं, जो कि नहीं लिखने चाहिए। सुषमा स्वराज जी अपने टाइम की इतनी बड़ी नेता है, अब तो उनकी मृत्यु भी हो गई है, अब तो जिंदा भी नहीं है, तो आप जो है इसमें उनके बारे में ऐसे नहीं बोलना चाहिए। आपकी किताब में आपने बोल दिया कि हाँ ठीक है, क्योंकि वो नेता थी पहले, उसके बाद फॉरेन मिनिस्टर बनी है, तो इनको इतनी नॉलेज नहीं होगी, यही बस बोल दिया, बस बात खत्म, दोनों को कंपेयर कर दिया, वो अच्छी थी, वो इतनी अच्छी नहीं थी, ये बहुत अच्छी है, ऐसे कंपेयर कर दिया, बहुत है। ये उल्टे सीधे शब्द बोलने का क्या मतलब है? इसीलिए इनकी बहुत ज्यादा आलोचना भी की है, किसने? एस जयशंकर साहब ने इनको आलोचना भी की है कि आप जो है हमारे देश की जो फॉरेन मिनिस्टर रह चुकी है उनके बारे में ऐसे उल्टा सीधा कैसे बोल सकते हो? इनकी आलोचना भी हुई है। ठीक है, उसके बाद चलिए हम इस वाले टॉपिक पे आ जाते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियर बम डालने का प्लान बनाया था इंडिया के ऊपर, किसने? पाकिस्तान ने। ठीक है, तो जब इंडिया को पता चला, इंडिया की इंटेलिजेंस ने इंडिया को बताया पाकिस्तान ऐसा प्लान कर रहा है, तो जयशंकर साहब ने माइक पॉम्पियो को फोन किया। क्यों? क्योंकि यूएसए के जो उस टाइम पे कौन थे फॉरेन सेक्रेटरी, कौन थे? माइक पॉम्पियो। इनको फोन किया और रात में फोन किया। इन्होंने अपनी किताब में ऐसे लिखा बाकायदा कि उन्होंने मुझे रात को लेट नाइट फोन किया, ठीक है, और फोन मैंने उठाया, मैंने बात की, तो उन्होंने मुझे बताया पाकिस्तान ऐसा सोच रहा है हमारे ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब डालने का, लेकिन देखिए उनको बता दीजिए आप, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का डायरेक्ट कॉन्टेक्ट था नहीं, तो इसलिए बीच में मीडिएटर काम कर रहा था ये आपका यूएसए, कि आप जो है पाकिस्तान को फोन करके बता दीजिए कि अगर उन्होंने हमारे ऊपर फेंका ना, तो फिर हमारे ऊपर से इतने बॉम्ब आएंगे, उतने न्यूक्लियर बॉम्ब आएंगे कि पूरा पाकिस्तान तबाह हो जाएगा, बचेगा नहीं। हमारा जो एरिया होगा वो होगा ही होगा, लेकिन उनका पूरा पाकिस्तान को हम तबाह कर देंगे, ये बात उनको बता दीजिएगा। ऐसा बोला एस जयशंकर साहब ने उनको माइक पॉम्पियो को। ठीक है, फिर माइक पॉम्पियो उठे, फिर उन्होंने अपने जो सेक्रेटरी हैं उनको बुलाया, और फिर उसके बाद अमेरिका जो पाकिस्तान है उनके यहाँ पे फोन किया। इमरान खान नहीं, सॉरी, इन्होंने अपनी बुक में बाकायदा लिखा है जो बाजवा है। ठीक है, बाजवा कौन थे उस टाइम पे? पाकिस्तान आर्मी के चीफ थे, तो इन्होंने अपनी बुक में बाकायदा लिखा है जो रियल हेड है, जिसकी चलती है पाकिस्तान में। ठीक है, सबको पता है पाकिस्तान में आर्मी की चलती है, प्राइम मिनिस्टर वगैरह का कुछ नहीं चलता है। उस टाइम में प्राइम मिनिस्टर कौन थे? इमरान खान जी। तो इन्होंने सीधा अपनी बुक में लिखा है जो हेड है, रियल हेड है वहां के, कहां के? पाकिस्तान के। कौन? बाजवा जो थे, जनरल बाजवा। उनको इन्होंने फोन किया और उनसे पूछा कि तुम क्या ऐसा प्लान कर रहे हो न्यूक्लियर बॉम्ब डालने का? तो इन्होंने अपनी बुक में लिखा, जब मैंने ये पूछा न्यूक्लियर बॉम्ब डालने का प्लान बना रहे हो, जब तो उन्होंने बहुत अपना एक ईगोइस्टिक वे में, एक एटीट्यूड वाले उसमें बोला कि नहीं हम देख लेंगे जो करना है। लेकिन जैसे ही मैंने बोला ना कि इंडिया वालों को पता है, और अगर तुमने एक बॉम्ब डाला तो उन्होंने बोल दिया है मुझसे कि हम इतने बॉम्ब डालेंगे कि पाकिस्तान बचेगा नहीं, उसके बाद उनकी टोन एकदम चेंज हो गई। फिर एकदम बोलते अरे नहीं नहीं, हम नहीं सोच रहे थे बॉम्ब डालने का, ये तो ऐसे किसी ने अब्बा उड़ा दिया, ऐसे करके उनकी एकदम टोन चेंज हो गई। तो इन्होंने क्या बताया? इन्होंने ये बता के, ये जो अपनी बुक में बताया है, ये किस्सा किसने बताया है? ये बताना चाह रहे हैं कि न्यूज जो आपकी अमेरिका है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसने जो है दोनों देशों को संभाल लिया, ऐसा ही कहना चाह रहे होंगे। देखिए मेरे हिसाब से, वैसे बुक मैंने पढ़ी नहीं है, इंडिया में भी अवेलेबल भी नहीं है, ठीक है, आएगी तो पढ़ूंगा मैं इस बुक को, उसके बाद सारा कुछ पता चलेगा जो भी है। लेकिन जितना मेरे को न्यूज जितने पता चली है ना, जितना न्यूज आ रही है अभी, जितना ये पूरा स्क्रीनशॉट वगैरह कट ऑफ आ रहे हैं उसके बुक के, उससे तो यही पता चल रहा है कि ये क्या कर रहे हैं,
ये कोशिश कर रहे हैं बताने को पूरी दुनिया को कि हम अमेरिका तो सबसे ग्रेट है, ये अमेरिका तो सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा है। दूसरा, हमारी जो सरकार थी और मैं जो जब फॉरेन सेक्रेटरी था अपने देश का, तो मैंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, मैंने सब चीज संभाली और ये सब, ये कुल मिला के अपनी जो वो है अपने आप का प्रचार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए न्यूज आ रही है कि जो आपके माइक पॉम्पियो हैं ये प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए लड़ने वाले हैं 2024 में, ठीक है, और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भी लड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि दो ही पार्टी है अमेरिका में, ठीक है, एक आपकी रिपब्लिक, एक आपकी ये डेमोक्रेटिक। रिपब्लिक तो डोनाल्ड ट्रंप वाली है, अब रिपब्लिक से उस ये डेमोक्रेटिक से लड़ सकते हैं। इस बार पावर में कौन है इस टाइम पे? इस बार पावर में है आपकी जो अभी जिसके जो बाइडन जो है आपके प्रेसिडेंट है ना, जो बाइडन, तो जो बाइडन की कौन सी पार्टी है? जो बाइडन की पार्टी है आपकी डेमोक्रेट, तो ये डेमोक्रेट से लड़ सकते हैं। तो ये अपनी जो है पॉपुलरिटी कर रहे हैं, ठीक है। अब लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे तो पता चल जाएगा कुछ दिन बाद ही, ये 2023 के एंड में, जब 2024 में इलेक्शन होने हैं तो 2023 के एंड में पता चल जाएगा लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे। लेकिन वो फिलहाल है कोशिश कर रहे हैं कि मैं कैसे भी लड़ दूं, ठीक है। इस वजह से अपना जो प्रचार है उसको कर रहे हैं ताकि लोग इनके बारे में जाने, इनका ज्यादा से ज्यादा वो हो कि इन्होंने वाह, इन्होंने इतना अच्छा काम किया, ऐसे करके तो ये अपना प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। अभी देखिए बाकी जो बुक आएगी फिर आगे जो भी चीज होंगी, कोई नई चीज पता चलेगी तो उससे पता चलेगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो इन्होंने इंसिडेंट बताया मेरे हिसाब से ये तो बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया, क्योंकि देखिए मान लीजिए एस जयशंकर ने फोन भी किया होगा, ठीक है, तो एस जयशंकर ने ऐसा फोन नहीं किया होगा। इन्होंने अपनी बुक में लिखा हुआ है बहुत भारी आवाज हो रही थी, बहुत डरे हुए से थे, ऐसा इन्होंने लिखा है। ऐसा तो होने का कोई मतलब ही नहीं है। पाकिस्तान से भी डरने लगे तो क्या होगा हमारा, समझ रहे आप? तो हमारी आर्मी इतनी ताकतवर है, पाकिस्तान से भी लड़ने लगे तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता ऐसा किया होगा जयशंकर साहब ने फोन भले किया हो, फोन करके बोला हो कि बोल दीजिए पाकिस्तान को अगर हम ऐसा सोच रहा है तो सोचना बंद कर दे, वरना फिर रहेगा नहीं, पाकिस्तान को खत्म कर देंगे, ठीक है। ऐसा भले ही बोला हो, लेकिन ये डरे होंगे, आवाज बैठी हुई थी, ऐसा नहीं बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, ठीक है। ये मेरा मानना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स एक बार आप देख लीजिए पूरा बोर्ड। आशा है आपको ये पूरा कुछ समझ में आ गया होगा जो मैंने आज समझा। मैं एक पॉइंट और रह गया आपका, ये जो मैं आपको स्वीडन वाली न्यूज बता रहा था ना, इसमें एक पॉइंट रह गया। ये पॉइंट क्या रह गया है? मैंने आपको बताया था कि टर्की जो है उसका मेंबर है नाटो का, और ये इनको जो है स्वीडन और फिनलैंड को इसका सदस्य नहीं बनने दे रहा। ये क्यों बनना चाहते हैं सदस्य? क्योंकि जो आपका रशिया है कभी इनके अटैक ना कर दे, ठीक है। ये मैंने बताया था आपको सारा कुछ, आप एक बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा, जब आपको सारा कुछ एक बार समझ में आ जाएगा, या तो अपने नोट्स बनाए होंगे तो ऐसे ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें एक पॉइंट ऐड कर लीजिए। देखिए जो स्वीडन है और आपकी जो फिनलैंड है, ये जो दो कंट्रीज हैं, ये दोनों कैसी कंट्रीज है? ये व्हाइट पीपल्स की कंट्रीज है। व्हाइट पीपल मतलब जो गोरे चमड़ी के लोग होते हैं, ठीक है। इंग्लिश तो नहीं बोलते पर गोरी चमड़ी के लोग होते हैं, इंग्लिश भी बोली जाती है यहाँ पे, ठीक है। और यूएस जो वो कैसा देश है? वो भी गोरी चमड़ी का देश है, ठीक है। और जो नाटो किसने बनाया? जो नाटो का मेन हेड कौन है? मेन जो आपका कौन है? आपका यूएसए है, ठीक है। और तो यूएसए किसके ज्यादा करीब होगा? टर्की के ज्यादा करीब होगा, जो सेम रिलीजन भी फॉलो नहीं करता, सेम धर्म भी फॉलो नहीं करता। ये जो स्वीडन और जो आपका फिनलैंड है, ये कौन सा धर्म फॉलो करते हैं? ये क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हैं। आपकी यूएसए कौन सा धर्म फॉलो करता है? क्रिश्चियनिटी फॉलो करता है। बॉडी का कलर एक जैसा है, एक जैसे लोग हैं दिखने वगैरह में। टर्की जो है ना सेम रिलीजन फॉलो करता, ना मतलब सेम वो है, मतलब चमड़ी वाले ना सेम चमड़ी वाले लोग हैं, बहुत सारे फर्क है, ठीक है। तो इससे मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि अभी तो टर्की जो है कोशिश कर रहा है कि कैसे भी इन दो कंट्रीज आपकी स्वीडन और जो आपकी फिनलैंड है, इनको मेंबर ना बनने दिया जाए नाटो का। लेकिन दिक्कत इसमें क्या आएगी पता है? कि बाकी जो कंट्री है ना, जितनी भी बाकी और कंट्री है, टर्की को छोड़ के जितनी भी बाकी कंट्री है, वो ऐसी कंट्री है जो घोड़ी चमड़ी के लोग जिसमें रहते हैं, मतलब व्हाइट पीपल्स रहते हैं, और दूसरा जो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो करते हैं, तो वो एक जैसे हो गए सब, है ना। और स्वीडन और फिनलैंड को मिला दो, वो भी नहीं के जैसे, टर्की बिल्कुल अलग है। तो ऐसी भी बात चल रही है, ऐसी भी अफवाह उड़ रही है कि सब देश जो है बाकी कोशिश कर रहे हैं कि क्यों ना टर्की को इसमें से बाहर निकाल दिया जाए ग्रुप का, क्योंकि ज्यादा पास कौन होगा? जो सेम रिलीजन फॉलो करेगा, जिस सेम दिखता होगा, ज्यादा पास वही होगा ना। तो स्वीडन और फिनलैंड ज्यादा पास है, टर्की ज्यादा पास है नहीं। यूएस और बाकी जो यूरोप के देश है उनके, तो ये क्या कोशिश कर रहे हैं? ऐसी अफवाह उड़ रही है, पता नहीं है कि टर्की को ये कोशिश कर रहे हैं, टर्की को क्यों ना निकाल दें नाटो से, टर्की को निकाल के इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अगर टर्की को निकाला गया ना, तो ये समझ लीजिए अभी तक जो टर्की के ऊपर इतनी सारी प्रोटेक्शन थी, ठीक है, टर्की के ऊपर ही प्रोटेक्शन है ना, जैसे मैंने इस्टोनिया के ऊपर प्रोटेक्शन बताई, ऐसी प्रोटेक्शन टर्की के ऊपर भी है, तो प्रोटेक्शन हट जाएगी। और जब इतने सालों से प्रोटेक्शन चली आ रही है और एकदम हटेगी ना, तो टर्की समझ लीजिए ऐसा हो जाएगा कि बस क्या बोलते हैं, जिसका ऐसा घोड़ा जिसपे लगाम नहीं होती, ठीक है, ऐसा घोड़ा हो जाएगा। ये कुछ भी नहीं कर पाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल क्या बोलते हैं, जितना इस टाइम टर्की ऊपर चढ़ के रहता है कुछ नहीं कर पाएगा, फिर टर्की बिल्कुल नीचे हो जाएगा, समझ रहे हो आप।
तो ये वाला पॉइंट मैं इसमें ऐड करना चाहता था, ये भूल गया था मैं पहले, कि टर्की जो है कोशिश तो कर रहा है स्वीडन और फिनलैंड को बाहर रखने की, लेकिन जो यूरोपीय देश है वो भी सोच रहे हैं कि या तो टर्की को बाहर ही निकाल दिया जाए, एक तरीका तो ये है, या फिर दूसरा तरीका क्या है, जो इस टाइम पे टर्की के प्रेसिडेंट है एर्दोगान, या तो उनको सरकार से हटा के तख्ता पलट करवा दिया जाए। ठीक है, तख्ता पलट समझते हो ना, उनकी सरकार हटवा के कोई और सरकार ऐसी ला दी जाए जो हमारी सुने, जो यूरोप के देशों की और यूएसए की सुने। ठीक है, ये दो तरीके हो सकते हैं, या तो बाहर ही निकाल दो या सरकार जो है उसका तख्ता पलट कर दो। ठीक है, तो एक बार आप देख लीजिए बोर्ड दोबारा से। तो आशा है दोस्तों आपने बोर्ड देख लिया होगा, आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप सीधे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको कल आज शाम की वीडियो जब शाम को 8 बजे आएगी या फिर कल सुबह की जो वीडियो होगी उसमें आपको सारा कुछ समझा दूंगा। ठीक है, जो भी आपकी पॉइंट समझ में नहीं आएगा, जिसके बारे में आप कमेंट में मेंशन करेंगे, वो सबसे पहले आपको वो समझाऊंगा, फिर उस वीडियो के जो पॉइंट्स होंगे उनको स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जो हमारा चैनल है मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र, इसको सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। ठीक है, और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, क्योंकि जो भी हम पढ़ा रहे हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए, हमारे चैनल का भी थोड़ा सा प्रमोशन हो, हमको भी थोड़ा सा फायदा हो जाए यार। ऐसी कोशिश कर दो, थोड़ी सी हमारी मदद कर दो, और आपको तो हम फायदा दे ही रहे हैं। ये जो हम वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आपको नॉलेज दे रहे हैं, ये आपका फायदा है, आप इन पे मेहनत करिए और थोड़ी सी हमारे लिए भी मेहनत कर लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं आपसे आज शाम को करंट अफेयर की वीडियो में। धन्यवाद।